व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? आइए कोल्ड वॉर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ये एक काफ़ी बड़ा लैंडमार्क था उस वक्त की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। 1945 में जो अलाइड फोर्सेस थी, अलाइड फोर्सेस में यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर एक ही तरफ से लड़े थे और इन्होंने मिलकर हराया था एक्सेस पावर्स को। एक्सेस पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। 1939 में शुरू हुआ ये युद्ध, ख़त्म हुआ था 1945 में। ये एक ऐसा इवेंट था, ये एक ऐसा वॉर था जहाँ पर वर्ल्ड के सारे मेजर पावर इन्वॉल्व हो गए थे। और ये वॉर ना केवल यूरोप बल्कि यूरोप के बाहर भी पहुँच चुका था, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, बर्मा में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। किसका? ह्यूमन लाइफ्स का, सिविलियन प्रॉपर्टी का। इसी तरीके की तबाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हो चुकी थी, जो कि चला था 1914 से 1918 तक, और वहाँ भी काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ्स हुई थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसका जो एंड है, इसे ही हम कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत थी कोल्ड वॉर की, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफाइड डेट नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से इमरजेंस होता है कोल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था जब यूएस ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए थे। एक गिराया था हिरोशिमा में, एक गिराया था नागासाकी में, और ये इवेंट हुआ था अगस्त 1945 में, और इसी वजह से जापान को सरेंडर करना पड़ गया था। अब जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये यूएस का डिसीज़न है ये गलत था, क्योंकि उस वक्त जापान बस सरेंडर करने ही वाला था और वहाँ पर बॉम्बिंग करना एकदम अननेसेसरी था। और उन्होंने ये कहा कि जो यूएस का इंटेंशन था वो सोवियत यूनियन को ये दिखाना था कि उसके पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है, और इसे देख के जो सोवियत यूनियन है वो अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन ये दोनों एशिया में रोक दे। क्या हुआ था? जो सोवियत यूनियन था ये काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था एशिया में, और अमेरिका को सोवियत यूनियन को रोकना था। ये व्यू था किसका? क्रिटिक्स का। लेकिन यूएस सपोर्टर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वहाँ पर बॉम्बिंग करना नेसेसरी थी ताकि ये जो वर्ल्ड वॉर है तुरंत ख़त्म हो जाए और आगे चलकर और ज़्यादा अमेरिकन और उनके अलाइज की जो सोल्जर्स हैं, फोर्सेस हैं, उनकी लॉस ऑफ लाइव्स ना हो। खैर, जो भी मोटिव्स रहे हों, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो चुका था, और यही वो स्टेज थी जहाँ से दो नए सुपर पावर का उदय होता है। कौन थे ये? ऑब्वियसली यूएसए और यूएसएसआर थे। यहाँ पर हार हो चुकी थी जर्मनी की और जापान की। काफ़ी बुरी तरीके से यूरोप तबाह हो चुका था, और दुनिया के कुछ और ऐसे भी हिस्से थे जो तबाही झेल रहे थे। अब बचे थे केवल यूएस और सोवियत यूनियन, जो अपना इन्फ्लुएंस अर्थ में ग्लोबली हो रहे दूसरे इवेंट पर डाल सकता था। वो दूसरे इवेंट को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता था, अपने हिसाब से शेप कर सकता था। अब जबकि कोल्ड वॉर यहाँ पर शुरू हो रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यहाँ पर उन लोगों ने ये बात तो बिल्कुल समझ ली थी कि बॉम्बिंग से या फुल फ्लेजेड वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होता है, या जो एटम बॉम्ब से एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रक्शन होगा, ये बेरेबल नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए। इसी वजह से यहाँ पर ये वॉर कोल्ड ही रहा। लॉजिक काफ़ी सिंपल था लेकिन सच था। दो सुपर पावर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, और वो अगर एक दूसरे पे इनका यूज़ कर लेंगे तो इससे क्या होगा? काफ़ी सारी डेथ्स होंगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और ये एक दूसरे को भी एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं होगा। इतने सारे प्रोवोकेशंस के बाद, मतलब जैसे कि आप एग्जांपल में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को ले लीजिए, इतने सारे प्रोवोकेशंस होने के बाद भी दोनों साइड में से किसी ने भी फुल फ्लेजेड वॉर का रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि अगर वो वॉर करते तो इससे उन्हें पॉलिटिकल गेन तो हो जाता, लेकिन इससे जो डिस्ट्रक्शन होता वो दोनों तरफ की सोसाइटीज़ या दोनों तरफ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं झेल पाती। अगर न्यूक्लियर वॉर जैसा कोई भी एक इवेंट होता इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता, इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता कि यहाँ पर कौन विनर है और कौन लूज़र है ये डिसाइड ही नहीं हो पाता। अगर
इनमें से कोई एक ट्राई भी करता कि वो सामने वाले के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते, तो दोनों कंट्रीज़ के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हो चुके थे कि सामने वाली कंट्री के अगर हम वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर भी देते तो भी इतने वेपन बच जाते कि वो अपनी राइवल कंट्री के यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन कर दे कि वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाए। और इसी तरह का जो लॉजिक है इसे हम कहते हैं द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, जहाँ पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के खिलाफ रिटेलिएट करने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरीके का वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि वो उनके लिए बेरेबल नहीं होगा। इसीलिए यही जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस था ये कारण बना किसका, कोल्ड वॉर का, कोल्ड वॉर रहने में। ये कन्वर्ट नहीं हुआ किसी भी तरह के हॉट वॉर में या फिर शूटिंग वॉर में। ये जो डिटरेंस रिलेशनशिप होती है ये दो बहुत बड़ी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ युद्ध करने से रोक देती हैं। अब यहाँ पर हमें एक नोट करने वाला मेन फीचर क्या है, वो है मिलिट्री फीचर। किन का, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर दो सुपर पावर थी, अब इनके राइवल ब्लॉक्स बन चुके थे, मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो एक तरफ थी और कुछ कंट्री ऐसी थी जो दूसरी तरफ थी, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि वो काफ़ी रैशनल और रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उससे काफ़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दे वर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर। अगर वो रैशनल और रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव नहीं करेंगे तो इनकी वजह से ये जो दो सुपर पावर हैं ये इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी तबाही हो सकती है। लेकिन उनके बीच में एक डिटरेंस रिलेशनशिप भी थी जिसकी वजह से वो आपस में तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो अपने अलाइज को इतना कैपेबल करते जाते कि वहाँ से भी एक वॉर हो सकती थी और ये वॉर काफ़ी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव हो सकता था। Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another war। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि युद्ध को दूर रखा जाए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया जाए और एक और वर्ल्ड वॉर को अवॉइड किया जाए, उसके रिस्क को अवॉइड किया जाए। इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। और इसी वे में आखिरकार जो कोल्ड वॉर था इसने ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी स्टेप थे वो ले लिए। इसने जो मैनकाइंड था इस पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया था, विश्व युद्ध के जोखिम से बचा लिया।